छोटे बड़े बुजुर्ग, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव चौधरी और आप देख रहे हैं तीखी सच। आज हम जिस दौर के भारत में खड़े हैं, इसके पहले अगर इतिहास की बात की जाए तो देश आज़ादी के समय से लेके अभी तक का बहुत ही बड़ा संघर्षपूर्ण इस भारत का दौर रहा है। और अलग अलग दौर में अलग अलग प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलग अलग डिसीजन के साथ हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। भारत की अगर वास्तविक और एक बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा अगर देखें, एक विशेषता भरी परिभाषा को अगर समझें, तो हम भारत में हैं और भारत एक सबसे बड़ी लोकतंत्र मानी जाती है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है भारत के पास। और इस भारत के इस दौर तक में जो पीछे का सफ़र रहा है, उसमें जो हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुख जो रहे हैं, उस शासन प्रमुख प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे ऐसे फैसले और उनके कार्यशैली का परिणाम तक हम आज इस दौर में खड़े हैं। किसी भी एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान कह दें और किसी एक प्रधानमंत्री का बहुत ही कुछ योगदान नहीं कहें, ये उचित नहीं है। सबका अपना अपना एक दौर है, सबका अपना अपना एक कार्य करने का तरीका था। उनका जो कार्यकाल था, उस दौर की जो परिस्थिति थी, भौगोलिक दशा था इंडिया का, उस दौर से लेके अभी तक भौगोलिक दशा तो बहुत हद तक, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होती है तो बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो उस परिस्थिति में अपना अपना डिसीजन था, उसके तहत आज हम इस भारत के इस दौर में खड़े हैं। तो आज हम प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल रहे हैं, उस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पे चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम ये नहीं कहने के लिए या ये साझा करने के लिए आपके साथ नहीं खड़े हैं कि कौन से प्रधानमंत्री जी सबसे बेहतर हैं और कौन से, वो आप लोग बहुत बड़े समझदार हैं और आप लोग खुद उसका डिसीजन ले सकते हैं। हम सिर्फ आज उनके कार्यकाल कितने दिन तक रहा और उनका कितना योगदान रहा देश में, कितना बड़े फैसले उन्होंने लिया, उस पर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। क्योंकि आज हम जिस भारत में खड़े हैं, अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास रहेगी, एक हमेशा अपने भारत की इतिहास को लेके आत्मशक्ति बनी रहेगी आपके अंदर। तो इस वजह से हम एक बार इस कुछ स्लाइड के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना दिन का रहा, उनको कितना इस देश का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसने इस सौभाग्य में अपना क्या जिम्मेदारी निभाई है, उनके कुछ क्या बहुत बड़े फैसले रहे हैं जो देश के लिए बहुत बड़े साबित हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज़ादी की दौर की बात करें तो आज़ादी के साथ 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली और आज़ादी 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1949 में जो है संविधान का अंगीकरण किया गया है। 1947 से 1949 में बहुत सारे देश के द्वारा देश में जो संविधान चल रही थी, उस संविधान का जो निचोड़ है वो भारत के पास है। क्योंकि हम सभी देश का जो बेस्ट लगा उस समय, जो बेस्ट लगा था बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जो पूरी टीम थी, उनको जो बेस्ट लगा उसका निचोड़ के द्वारा भारत का संविधान बना हुआ है। बहुत ही विस्तृत संविधान है, बहुत ही बड़ा संविधान है और बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल संविधान बनाया गया। और 1949 में आंशिक रूप से इसको लागू किया गया, 1950 में पूर्ण लागू कर दिया गया। और 1950 में जब पूर्ण लागू किया गया तो उसके साथ ही कुछ चेंजिंग करने को भी मिले थे, जिसका आगे संशोधन जस्ट एक साल में किया गया। 1950 में ही इस संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति का पद होता है, उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए थे। 1950 में गणराज्य की स्थापना हुई थी
और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसी संविधान संशोधन के कड़ी में 9वीं अनुसूची जुड़ी थी, बहुत सारे अनुसूची में चेंजिंग मिले थे, जिसमें बहुत बड़ा चेंजिंग ये जो संविधान संशोधन है ये सबसे ज़्यादा फेमस है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को लेके, जो कि 15वीं अनुसूची और 19वीं अनुसूची के साथ साथ बहुत सारी अनुसूची में चेंजिंग मिले थे। 31 ख ये सब अनुसूची इसमें जुड़ी भी थी। तो बहुत सारी चेंजिंग जो उस टाइम पे का एक अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड थी वो सारा इसमें चेंजिंग देखने को मिला था। 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ था। इस बीच में हमारे देश में जो भारत के जो जवाहरलाल नेहरू थे वो देख रहे थे, इसके साथ ही आम चुनाव करवाया गया। जो 1951 से 52 में जो आम चुनाव हुआ था, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री के रूप में मिले थे वो जवाहरलाल नेहरू मिले थे। अब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। सबका एक अपना जो कार्यकाल होता है, वो जो उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है उसमें बेस्ट करने का मौका मिलता है। जो जिसमें अगर हम बात करें इनका और जवाहरलाल नेहरू जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जो वो प्रधानमंत्री के दौर में शामिल ज़रूर थे, प्रधानमंत्री के लिस्ट में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। इसके लिए देश हो सकता है कि वो कुछ बेहतर डिसीजन ले पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी बहुत बेहतर डिसीजन लिए हैं। और उनका जो कार्यकाल रहा है उनमें बहुत बड़ा अचीवमेंट, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं रहते हुए भी बहुत ही बड़े बड़े अचीवमेंट किए थे। वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज उनका जो दौर था वो भारत का जो नक्शा है वो एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं का देन है। उनका बहुत ही बड़ा योगदान भारत की आज इस दौर तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने अपना एक अमिट छाप छोड़ के गए हुए उनका। लेकिन हम इनके इस कड़ी में उनको थोड़ा सा इसलिए याद कर लेते हैं क्योंकि इनके साथ उनका नाम हमेशा जुड़ के आता है और उनका वाकई में बहुत बड़ा योगदान है। उनका योगदान एक दो शब्द में कोई ऐसा है नहीं कि बांधा जा सके, तो इस वजह से कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात अगर कर रहे हैं तो इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक चला। इनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है इस कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे फैसले लिए। इस फैसले को अगर हम थोड़ा सा देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था 1951 में। 1952 में जो किया गया था प्रथम लोकसभा का गठन इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। और इसके साथ ही रेल नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण की जहाँ तक बात है, आज टाटा जो एक संस्था है हमारे देश में, वो एक तरह से कहें तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारत के लिए ज़रूरी संस्था है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक पूंजीवादी व्यवस्था के अनुकूल पनपी हुई संस्था है। वो भारत अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीयकरण करने में उनका बहुत बड़ी संस्था का राष्ट्रीयकरण इन्होंने कर दिया। राष्ट्रीयकरण के मामले में माहिर आदमी थे जवाहरलाल नेहरू जी। और टाटा की जहाँ तक बात करें, उनका तो बहुत बड़ा योगदान शुरू से लेके अभी तक रहा है और उम्मीद है कि वो रहेगा ही। उनका तो तुलना ही नहीं है आज के डेट में। अगर उनको एक सिर्फ कंपनी के तौर पे हम नहीं देख सकते हैं, बहुत बड़ा देश में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महान है, बहुत बड़ा है। 1951 में रेल नेटवर्क जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाया गया था। उनका यहाँ पे जो व्यवसाय था उसको सुगम बनाने के लिए रेल नेटवर्क उन्होंने ही बिछाई थी। और देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया में था, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में विश्वविद्यालय उस टाइम में अनुदान आयोग का स्थापना किया गया। विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत जो है उनको चलाया जाता था, अनुदान आयोग का स्थापना किया गया था। 1954 में भारत चीन पंचशील, हिंद चीन भाई का जो नारा था उसी टाइम में ये मिला था, तो ये भारत चीन पंचशील संधि हुआ था। 1955 में भारत का
प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आया था। वैसे तो कंप्यूटर जनक जो मतलब कंप्यूटर क्रांति जो आई थी वो राजीव गांधी के टाइम में कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन प्रथम कंप्यूटर जो आया था वो 1955 में इनके समय में ही आया था। 1956 में एम्स नई दिल्ली, अब इनका बहुत बड़ा कार्यकाल रहा, मतलब इनका कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े डिसीजन, और इनके कार्यकाल का सबसे बड़ी बात ये है कि उस दौर में जो भारत जिस संघर्ष में गुजर रहा था, उस टाइम का जो गरीबी था, उस समय पे आपके पास जब पॉकेट में रुपया होता है ना, तो कुछ आप ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट में इतना रुपया है कि आपके डिसीजन से जो पॉकेट पे असर पड़ा है उसका प्रभाव आपके सामने नहीं दिखता है। लेकिन इनके जो दौर था, आज जवाहरलाल नेहरू जी का जो दौर था, उस समय पे भारत का स्थिति जो है था, वित्तीय स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो, हर स्थिति के मामले में भारत बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा भारत का जो बात करें, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा संवेदनशील समय था जहां पे बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना जरूरी था। एक नए संविधान के तहत हम लोग आ रहे थे, उस संविधान का एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रिजल्ट हो सकता है उसको सोचते हुए ऐसे हमेशा निर्णय लिया जाना जरूरी था। उस समय का जो उनका बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसको लेके हमेशा विवाद चलता रहता है पूर्व प्रधानमंत्रियों जी के, लेकिन हम पूर्व प्रधानमंत्री जी के निर्णय को लेके, ठीक है, उनका जो उस समय का जो परिस्थिति हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निर्णय लिया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो हम परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम आगे निर्णय लेंगे, अभी निर्णय लेंगे ताकि आगे बेस्ट हो सके। और उसके बाद इनके देहांत के बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को गुलजारी लाल नंदा जी मिले थे, जो कि 27 मई 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1964 से शुरू हुआ था और इनका मतलब 1964 में ही मतलब बहुत छोटा कार्यकाल, चूँकि मतलब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी के रूप में थे तो इनका बहुत ही कुछ दिनों का ही कार्यकाल था। 27 मई से लेकर 9 जून तक का कार्यकाल था और बहुत ही छोटे कार्यकाल में इन्होंने, उसके बाद जो इनका कार्यकाल में ही बोकारो स्टील प्लांट वगैरह आया था। बोकारो स्टील प्लांट उसके बाद हमारे देश को जो प्रधानमंत्री के रूप में मिले थे, ये वो चेहरा है जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक छोटे से कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना और बहुत ही बेहतर डिसीजन लेना, जिसका भविष्य का परिणाम बहुत ही बेहतर रहा, उनके लिस्ट में इनका नाम अग्रिम पे है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे कार्यकाल में बहुत ही बेहतर कार्यकाल अपना दे के गए। लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे बड़ा सबसे फेमस कोट जो है वो है कि जय जवान जय किसान। इन्होंने देश के लिए एक अलग ही सिंपैथी गेन कर लिया था, जो कि बहुत लोग का ये मानना है कि इनका देश में इतना ज़्यादा सिंपैथी था जो कि इनके मौत का कारण बन गया। वो एक अलग मिस्ट्री है, एक अलग विषय है, उस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं हम। लेकिन इनका जो कार्यकाल था, इनमें बहुत सारे अचीवमेंट भारत को मिला था। जैसे जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, श्वेत क्रांति इनके समय में ही आया था हमारे देश में, भाषा आंदोलन आया था, विदेश नीति पे भी बहुत ही काम किए थे इन्होंने, विदेश में जाके बहुत सारी समझौता इन्होंने किया था। और ताशकंद समझौते में जब ये गए थे उन्हीं के दौरान इनका देहांत हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा देश के लिए क्षति था। परमाणु पॉलिसी इन्होंने साइन किया था। आर्थिक इकोनॉमी को लेके ये बहुत ही ज़्यादा उस समय में अगर आप वैश्विक अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने देश को बनाना चाह रहे हैं, और इसमें इनका योगदान बहुत ही बेहतर रहा है। ये विदेशी स्तर पे अपना बहुत ही ज़्यादा पकड़ बना रहे थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारी समझौता किए थे। और उसके बाद इनका जब ताशकंद समझौता के दौरान, ताशकंद संधि के बीच में इनका जब देहांत हुआ था, बहुत ही देश भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ एक बहुत गमगीन माहौल से गुजरी थी। बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी इनका एक अलग ही प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल ऐसा रहा कि सबसे ज़्यादा जो देश में एक अमिट छाप छोड़ जाने वाला, सबके दिल में समा जाने वाला प्रधानमंत्री जी के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल दिया, देश को अपना सेवा दिया, जो कि देश हमेशा इनके लिए याद करता रहेगा और करता है।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनके ही कार्यकाल के बाद इनका कार्यकाल, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल आया। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इनका पहला कार्यकाल रहा। 1977 के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में इन्होंने जीत के आई, मतलब अच्छा बहुमत इनको मिला था। और 14 जनवरी इनका जो दूसरा कार्यकाल रहा वो 14 जनवरी से 31 अक्टूबर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक का रहा था। इनका 2 कार्यकाल रहा और उसके बाद इनका निधन हो गया था। इनके कार्यकाल का जो बहुत ही बड़े फैसले थे, उस फैसले में जैसे बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम इनके समय में हुआ था 1971 में। 1972 में शिमला समझौता हुआ था पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा इस पे हस्ताक्षर किया गया था। 1975 में आर्यभट्ट भारतीय उपग्रह लॉन्च किया गया था। 1984 में राकेश शर्मा जो कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारतीय, उसके साथ ही इनके काल में इमरजेंसी आई थी जो कि बहुत बड़ा फैसला था। तो उस समय का बहुत ही बड़ा फैसला था, राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐलान किया गया था। उसके बाद मोरारजी देसाई देश में इनका कार्यकाल आया, देश को प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई मिले। और मोरारजी देसाई का एक अपना कार्यकाल रहा जिसमें इनका भी अलग अलग महत्वपूर्ण फैसले रहे। मोरारजी देसाई के कार्यकाल की अगर बात करें तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। 1979 के बाद फिर अब इस कार्यकाल के दौरान क्या हुआ कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री तो के रूप में ये कांग्रेस के तरफ से ही थे, और इनके दोनों के बीच एक अलग ही संघर्ष टाइप का ये हो गया था कि दोनों में आंतरिक कलह की स्थिति थी जो कि बाहर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा था। इंदिरा गांधी जी के और इनके बीच बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील रिलेशन हो गया था। उसके बाद इनका मतलब ऐसा हो गया था कि ये अनशन पे बैठ गए थे उपवास के लिए। उसके साथ ही बहुत सारे इनके बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे देश में लगने लगा कि दोनों के बीच में बहुत ही आंतरिक कलह की स्थिति है। इन्होंने ये जो है मुंबई प्रांत के जो है ये मंत्री भी रहे, मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। इनका जो राजनीतिक यात्रा था 1937 से स्टार्ट हुआ था और प्रधानमंत्री के दौर तक चला। और उसके बाद जो है देश को प्रधानमंत्री के रूप में जो मिले वो 28 जुलाई 1979 को ये मोरारजी देसाई के बाद जो देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो कि एक देहातीपन जिनमें होता है, एक गांव से जुड़ाव, गांव से लगाव। इनका फोटो अगर आप देखेंगे तो ये जो है इनका ये आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये हमेशा जो है इनका जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के बाद भी ना, इनका बहुत ही एकांत जीवन जीने वाले इंसान थे। बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय बन के रहना इनको बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि हम हमेशा मीडिया में रहें। और ये हम आज ही नहीं, आज प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, एक सबका एक अपना कुर्सी का जो है एक हमेशा ये रहता है कि हम अपना कुर्सी नहीं गवाएं। और उस दौर में भी था, ये शुरू से ही चला आ रहा है, कुर्सी का जो संघर्ष होता है ये शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन हमारे जो ये प्रधानमंत्री जो मिले, इनका कोई कुर्सी से बहुत ज़्यादा खास मोह, इसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि कुर्सी से बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं रखे हुए। इसमें चौधरी चरण सिंह हैं, उसके साथ मैं नाम बोलूँगा तो होगा लगेगा कि आपको मैं किसी का खास करके नाम ले रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका एक अलग ही ये रहा है कार्यकाल, जिसमें इनका नाम आता है। तो उसके साथ ही इन्होंने रिजाइन दिया था, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री
नीलम संजीव रेड्डी जी के राष्ट्रपति जी नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप के इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया था, इनका निधन हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जी का सरकार जो आया 1984 में, राजीव गांधी जी का सरकार है, अच्छा 1984 में राजीव गांधी जी का सरकार आया था। और इसी के टाइम पे 1984 में देश में बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसको सिख दंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ये दंगा हुआ था हमारे देश में। बहुत ही बड़ी दंगा है, बहुत ही ज़्यादा देश को क्षति पहुंचाया था, बहुत ही ज़्यादा दर्दमयी गाथा है इसका, और इस पे कभी और देखेंगे कि इसी टाइम पे जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल देश को दिया था। और इनका भी बहुत ज़्यादा देश में कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि कंप्यूटर को लेके ये बहुत ज़्यादा ये एक अलग जो होता है ना सोच के थे, जो कि मतलब हमेशा जो है ना टेक्नोलॉजी को लेके ये बहुत ज़्यादा ये पायलट थे, और इनका हमेशा टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा देश में ये रहा कि हम अपने देश को टेक्नोलॉजी से इस तरह से जुड़े। उसके बाद बीपी सिंह का सरकार आया। बीपी सिंह का सरकार जो वो था 2 दिसंबर से 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक इनका सरकार चला था, जो कि मतलब लगभग 1 साल का सरकार इनका चला था। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के रूप में अच्छा इन्हीं के सरकार के टाइम में राम रथ यात्रा जो LK आडवाणी जी के द्वारा चलाया गया था देश में, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद ही बाबरी मस्जिद वगैरह का ये हुआ था डिमोलिश। उसके बाद श्री चंद्रशेखर की सरकार आया था। चंद्रशेखर के सरकार जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चला था। इनका सरकार चंद्रशेखर अच्छा अभी जो राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसी तरह से अभी जैसे राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे, इनका जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक का इन्होंने पद यात्रा किया था। 4000 किलोमीटर का राजघाट तक, कन्याकुमारी से राजघाट, दिल्ली के राजघाट तक इनका ये चला था। और इसके बाद जो है देश को आर्थिक संकट से इनके टाइम पे ही गुजरना पड़ा था। और उसके बाद इनका ये सारे फ़ोटो जो है वो प्रधानमंत्री म्यूजियम में है, वहाँ से मतलब एकत्रित किया गया। उसके बाद VP सिंह का सरकार PV नरसिम्हा राव का सरकार आया था। अच्छा PV नरसिम्हा राव के सरकार में ही मनमोहन जी का कार्यकाल शामिल है। नरसिम्हा राव के सरकार में मनमोहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो एक आर्थिक देश उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति देश का बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, और उस समय उनका कुछ ऐसे निर्णय रहा जिसके द्वारा देश जो है आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो पाया है, जो कि इनका कार्यकाल में बहुत ज़्यादा ये है। उसके बाद अगर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार 16 मई से 1 जून 1996 तक चला। ये बहुत ही छोटी सरकार, बहुत ही छोटे दिनों के लिए चला था, कुछ दिन, और चूँकि ये मतलब गठबंधन से आए थे तो इनका सपोर्ट खींच लिया गया था और फिर इनका सरकार गिर गया था। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये अच्छा इनका कार्यकाल में ऑपरेशन शक्ति चला था, बहुत सारे ऐसे इनके फैसले थे, इन्होंने परीक्षण वगैरह किए थे, जो कि बहुत बड़ा फैसला इनका रहा। सर्व शिक्षा अभियान इन्हीं के समय पे आया था। HD देवगौड़ा उसके बाद उनका सरकार आया। अच्छा कांग्रेस का सरकार जो था वो मतलब कई बार उस टाइम पे भी चर्चा में इस वजह से रहा क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप उस समय पे भी कांग्रेस के सरकार में लगते रहे। वो अलग बात है कि प्रूफ होना। और उसके बाद 11वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये हमारे देश के बने थे। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, ये एक बहुत चर्चित नाम है जो कि आप सब लोग जानते होंगे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा, और इसी के दौरान जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद जो है देश को डॉक्टर मनमोहन जी का सरकार मिला, और डॉक्टर मनमोहन जी का सरकार देश को 2004 से
26 मई 2014 तक चला। इस बीच में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का फिर से सरकार आया और उनका भी बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। आज देश को एक हाईवे से जोड़ा गया, उन्हीं का फैसला है, उन्हीं का जो सपना है उसके तहत ये किया गया था। मनमोहन जी का सरकार आया, मनमोहन जी का बहुत GST वगैरह को लेके और आधार कार्ड को लेके बहुत सारे इनके डिसीजन थे, जिसको आजकल आप लोग देख रहे हैं, और इनका ही डिसीजन था। एग्जीक्यूटिव अभी हुआ है तो अभी आपको देखने को मिल रहा है। डॉक्टर मनमोहन जी का सरकार भी चला था, उसके बाद फिर इन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे। इन पे नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी पे लगने लगे थे, और 2014 तक इनका सरकार चला। इनके बहुत राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। इनका एक अलग ही हमेशा आधार कार्ड ये UID को लेके इनका ये अपना मानना था, और इन्होंने ये इसका पहल किया था। फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। और इसके साथ ही 2014 में इनका जब 2014 में प्रधानमंत्री जी BJP की तरफ से बहुत ही भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को नरेंद्र मोदी जी मिले। इनका एक वैश्विक स्तर पे अलग पहचान माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट डिसीजन और बहुत ही बड़े डिसीजन लिए हैं देश के लिए, जो कि मतलब अच्छा भी साबित हुआ, और उसका हो सकता है कि इन फ्यूचर बहुत ही बेहतर साबित हो। अभी बहुत चीज़ ऐसे भी हैं जो कि कुछ तबके को लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा ये मतलब गलत डिसीजन लिए हैं। हो सकता है कि उसका भविष्य का परिणाम अच्छा हो, वो ये सारा चीज़ आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन ये पीछे के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल क्या रहा, उस कार्यकाल में उनका क्या निर्णय हो सकता है, क्या निर्णय उस समय का जो परिस्थिति था उसके अकॉर्डिंग क्या वो निर्णय लिए, उसके तहत आज हम इस भारत के इस दौर में खड़े हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज वगैरह करके आप ये देख सकते हैं कि क्या कार्यकाल, कितना दिन तक किनको सेवा करने का देश को अवसर मिला है, कौन प्रधानमंत्री कितना सेवा दे पाए हैं देश को, और उस सेवा के तहत उनके सेवा के साथ साथ हम लोग आज इस दौर में खड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, जो कि अभी चल ही रहा है। नर्मदा का परियोजना है, बहुत सारे इनका स्पीच वगैरह हमेशा सुनते होंगे। इनके बहुत सारी योजना जो है सो लॉन्च होते ही रहते हैं, और आगे इनका जो परिणाम होगा, जो इनका सफल कैरियर का चर्चा करेंगे, उसमें और भी देखेंगे कि इनका क्या भविष्य का जो सफलता है वो क्या रहा है। मेक इन इंडिया जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, और इसके तहत देश को बहुत बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके बहुत बड़ा ये देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसको लेके ये मेक इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माना जा सकता है। हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ये कॉन्शियस रहे हैं, और इस तरह से हम सभी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को थोड़ा सा पीछे से लेके अभी तक एक नज़र दे पाएँ। और आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको इतना ज़रूर समझ में आएगा कि किस प्रधानमंत्री जी के इतनी कार्यकाल रहा, और इस कार्यकाल में उनकी इस डिसीजन की वजह से इसका ये परिणाम हुआ, ताकि हम आज इस दौर में खड़े हैं। और इस तरह से आप अच्छे बुरे डिसीजन अपने खुद ले सकते हैं, और अपने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, अपने प्रधानमंत्री जी का थैंक यू कहते हुए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे थे तीखी सच, और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।